गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इस क्लास में प्रोबेबिलिटी के बारे में जानेंगे। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का यूज़ कहाँ करते हैं। चलिए आइए हम लोग सबसे पहले इसके बारे में जानते ही होता क्या है। हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में इस वर्ड का यूज़ करते हैं, चांस, मोस्ट प्रोबेबल, प्रोबेबिलिटी, यानी किसी घटना के होने का क्या चांस है, इसके बारे में हम लोग बहुत डिस्कस करते हैं। जैसे रेनी डे में हम लोग आसमान में बादल को देख करके ये कहते हैं कि बारिश होने का चांस लग रहा है, और अगर आपको कहीं जाना है तो अम्ब्रेला ले करके निकलते हैं। इसी तरीके से जब अगर क्रिकेट मैच होती है तो आप स्कोर बोर्ड करके देख करके पता कर लेते हैं कि किस टीम को जीतने का चांसेस ज़्यादा हैं। तो आज हम लोग उसी को मैथ के टर्म में पढ़ेंगे, यानी आज उसी चांस के होने को हम लोग नंबर में कैलकुलेट करेंगे कि वो चांस कितना होने का चांस है, मतलब कितना परसेंट में या कितना फ्रैक्शन में, यानी अब हम लोग उसे नंबर में कैलकुलेट करेंगे। चलिए आइए सबसे पहले हम लोग इसके हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो देखिए, इसका जो फाउंडेशन माना जाता है, फाउंडेशन वो मिड ऑफ 17th सेंचुरी माना जाता है। मिड ऑफ 17th सेंचुरी, मिड ऑफ 17th सेंचुरी माना जाता है जी। आइए अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो इसके पहले भी क्या मिड ऑफ 17th सेंचुरी में ही प्रोबेबिलिटी की यूज होती है? नहीं, बहुत प्राचीन समय से इसका यूज होते आ रहा है। हम तो मान रहे हैं कि जब से मनुष्य का विकास हुआ होगा उस समय से ही इस प्रोबेबिलिटी वर्ड का यूज किया जाता होगा, लेकिन भले इसका न्यूमेरिकली कैलकुलेट नहीं किया जाता होगा या कुछ और भी मेथड होगा उस समय, लेकिन हम लोग जो जानते हैं, जो हम अपने बुक्स में पढ़ रहे हैं, वो उसका फाउंडेशन माना जाता है मिड ऑफ 17th सेंचुरी। एक गैम्बलर थे फ्रांस देश का, फ्रेंच गैम्बलर थे और नोबेल पर्सन भी थे। उन्होंने एक फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेज पास्कल से क्वेश्चन किया कि अगर दो आदमी कोई गेम ऑफ चांस को खेल रहा है, मतलब ऐसा गेम खेल रहा है जिसमें चांस पे डिपेंड है, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि आप टॉस करते हैं तो वो चांस पे डिपेंड होता है कि अगर हेड आया तो आप जीतेंगे, नहीं आएगा तो नहीं जीतेंगे। तो इस तरीके के गेम में अगर कोई दो आदमी खेल रहा है, एक आदमी ने पहले कुछ गेम में, पहले कुछ समय में उसने कुछ पॉइंट को गेन किया, और वो बीच में ही, गेम पूरा होने से पहले ही बीच में अगर वो गेम को छोड़ देता है, तो बताइए कि इसमें किसको जीतने का चांस कितना परसेंट है और किसको हारने का चांस है, ये आपको, और कितना परसेंट है, ये बड़ा ही कठिन सवाल था। लेकिन ब्लाज पास्कल और एक और फ्रेंच मैथमेटिशियन पियरे डी फॉर्मेट साहब ने मिल करके इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकाल लिया। ये डाइस से रिलेटेड प्रॉब्लम थे। इससे पहले माना जाता था कि 1564 से लेकर के 1642 तक में गैलीलियो नाम करके इटालियन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने गैम्बलिंग में ही जो डाइस से रिलेटेड प्रॉब्लम थे उसको सॉल्व किया था, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में बताया था। इससे भी पहले बहुत सारे और भी बुक छपे हुए थे जो प्रोबेबिलिटी के बारे में बताते हैं, लेकिन पहली बार जो मैथमेटिकली टर्म में अगर यूज किया गया था तो वो था मिड ऑफ 17th सेंचुरी, ब्लाज पास्कल के इवेंट से रिलेटेड है। इसी को हम लोग फाउंडेशन मानते हैं। तो चलिए सबसे पहले, और भी बहुत सारे बुक्स हैं जो प्रोबेबिलिटी के बारे में बताएं, जैसे द बुक ऑफ गेम ऑफ चांस या डॉक्ट्रिन ऑफ चांस, इटीसी बहुत सारे बुक्स। अब हम लोग बात करते हैं प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो प्रोबेबिलिटी इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी मेजर न्यूमेरिकली डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, यानी किसी घटना के होने के चांस को जब आप नंबर में कैलकुलेट करते, जैसे इंडिया और पाकिस्तान खेल रहा है, और अगर आप कैलकुलेट कर देते हैं कि इंडिया का जीतने का चांस 80%, तो नंबर में आपने कैलकुलेट कर दिया ना किस परसेंट के बेसिस में,
यानी 80% इंडिया का चांस है जी जीतने का, और पाकिस्तान का चांस कितना बच गया, 20% बच गया। तो इस तरीके से अगर किसी इवेंट के, क्रिकेट में जो इवेंट होगा वो हार या जीत होगा, उस हार या जीत को आपने न्यूमेरिकली जब कैलकुलेट कर दिए तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं प्रोबेबिलिटी को कितने अप्रोच से पढ़ा जाता है, प्रोबेबिलिटी का क्या अप्रोच है पढ़ने का। तो हम लोग 3 अप्रोच से पढ़ते हैं। पहला अप्रोच जो है उसे हम लोग एक्सपेरिमेंटल अप्रोच कह सकते हैं, कहते हैं। दूसरा हम लोग थियोरेटिकल अप्रोच के नाम से जानते हैं, और तीसरा एक्सियोमेटिक अप्रोच। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो थियोरेटिकली अप्रोच, या हायर क्लासेस में जो पढ़ेंगे वो थियोरेटिकली अप्रोच या एक्सियोमेटिक अप्रोच पढ़ेंगे। जो 9th क्लास में हमने पढ़ा था वो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच था। चलिए आइए समझते हैं ये एक्सपेरिमेंटल अप्रोच क्या होता है। देखिए, एक्सपेरिमेंट तो सब में किए जाएंगे, लेकिन एक्सपेरिमेंट में एग्जैक्ट रिजल्ट क्या आएगा उसके बेसिस पे अगर प्रोबेबिलिटी बताई जाए तो वो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच होता है। जैसे मान लेते हैं कि आपने एक डाइस को क्वाइन को 100 बार उछाला। ठीक है, कितने बार उछाला, 100 बार, जिसमें से 80 बार हेड आया है और 20 बार टेल आया है। तो आप एक्सपेरिमेंटल अप्रोच में क्या बताइएगा कि हेड आने का चांस 80/100 और टेल आने का चांस 20/100। यानी आपने जो ये रिजल्ट बताया वो एग्जैक्ट आउटकम्स के बेसिस पे, जो आपको रिजल्ट में, जो एक्सपेरिमेंट में जो एग्जैक्ट रिजल्ट आया है उसके बेसिस पे आपने बताया। तो चलिए हम लोग एक्सपेरिमेंटल अप्रोच में एग्जैक्ट बेसिस पे। थियोरेटिकल अप्रोच क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग 2 डाइस को थ्रो करते हैं। क्या करते हैं जी, थ्रो करते हैं। तो बताइए, सम ऑफ 2 डाइस इज मोर देन 5 आने का क्या चांस है। यानी इसमें कितना बार आया है ये कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसमें हम लोग कर रहे हैं कि 5 से दोनों जो डाइस पे जो नंबर आएगा उसको सम करने पे 5 से ज़्यादा आने का क्या चांस है। यानी एग्जैक्ट वो हैपन नहीं हुआ है। हम लोग इसमें एग्जैक्ट के बेसिस पे नहीं, इसमें हम लोग एग्जैक्ट के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी निकालें, लेकिन इसमें हम लोग एग्जैक्ट के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी नहीं निकालेंगे। एक्सपेरिमेंट करेंगे क्या क्या हो सकता है, उस बेसिस पे हम लोग इसमें निकालते हैं। चलिए, और यही सेम एक्सियम्स के बेसिस पे जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं कुछ, उस बेसिस पे अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो उसको हम लोग एक्सियोमेटिक अप्रोच कहते हैं। तो आइए सबसे हम लोग बात करते हैं, ये कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बहुत, इसमें भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, इसमें भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। इसमें एक्सपेरिमेंट में जो एग्जैक्ट आउटकम्स आते हैं उसके बेसिस पे पढ़ा जाता है प्रोबेबिलिटी, और इसमें क्या क्या हो सकता है उस बेसिस, एग्जैक्ट क्या आया है उसके बेसिस पे नहीं, क्या क्या हो सकता है उस बेसिस पे। तो चलिए हम लोग जो 10th क्लास में पढ़ेंगे वो है थियोरेटिकली अप्रोच। आइए, एक्सपेरिमेंट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्सपेरिमेंट के बारे में कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है जी। आइए, experiment an operation in which we find some well defined outcomes। कुछ ऐसा काम जिससे कुछ रिजल्ट मिले। जैसे आप क्वाइन को टॉस करते हैं तो रिजल्ट आता है, सम वेल डिफाइंड रिजल्ट आएगा। एक डाइस को थ्रो कीजिएगा, एक डाई को थ्रो कीजिएगा तो भी आपको रिजल्ट आएगा। तो ऐसा ऑपरेशन जिसमें आपको वेल डिफाइंड आउटकम्स है, तो उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग
सॉरी उस ऑपरेशन को हम लोग एक्सपेरिमेंट कहेंगे। ये एक्सपेरिमेंट कितने तरीके का होता है जी? तो ये 2 तरीके का होता है। एक्सपेरिमेंट 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है डिटरमिनिस्टिक और दूसरा होता है, एक होता है डिटरमिनिस्टिक और दूसरा होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या होता है जी? रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे सपोज मान लेते हैं कि एक बॉक्स है, उसमें सिर्फ ग्रीन कलर का बॉल रखा हुआ है। कौन सा कलर का बॉल है जी? ग्रीन कलर का बॉल है, सिर्फ ग्रीन कलर का। अब ग्रीन आने का चांस 100% ग्रीन ही आएगा जी, ग्रीन। तो ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये भी तो जब हम बॉक्स में से बॉल को पिकअप कर रहे हैं तो ये पता है ना कि रिजल्ट क्या आएगा। जैसे मान लेते हैं कि एक आपके पास डाई है और हर फेस में 1 लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि पहले इसका रिजल्ट जब भी थ्रो करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा। तो उस ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें रिजल्ट के बारे में पहले से पता हो उसे डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहते हैं। दूसरा रैंडम एक्सपेरिमेंट। मान लेते हैं कि एक बॉक्स है, उसमें ग्रीन भी रखा हुआ है और वाइट भी रखा हुआ है, ग्रीन बॉल भी है और वाइट बॉल भी है। अब आप उसमें से चूज कीजिए। तो देखिए अब ये आपको पता है कि रिजल्ट क्या क्या आएगा, या तो ग्रीन आएगा नहीं तो व्हाइट आएगा, लेकिन एग्जैक्ट क्या रिजल्ट आएगा ये पता है, ये पता नहीं है। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें एग्जैक्ट रिजल्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे आप डाइस को थ्रो करते हैं, डाई को जब थ्रो कीजिएगा तो ये पता है कि 1 2 3 4 5 6 इसी में से कोई एक आएगा, लेकिन एग्जैक्ट क्या आएगा ये मालूम है। तो डाई को थ्रो करना क्या हुआ? रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें ऑल पॉसिबल आउटकम्स के बारे में पता है कि क्या क्या आ सकता है, लेकिन एग्जैक्ट आउटकम क्या आएगा ये पता नहीं है। यानी एन ऑपरेशन इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन बट एग्जैक्ट आउटकम्स cannot be find या cannot be predicted in advance, cannot be predicted in advance, जिसको एडवांस में पहले से प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता है, उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो भी क्लास 10th में जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें कैसा एक्सपेरिमेंट होना चाहिए जी? जो भी एक्सपेरिमेंट होना चाहिए वो रैंडम एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, तभी हम लोग प्रोबेबिलिटी इसमें निकाल पाएंगे थियोरेटिकली अप्रोच से। अब आइए बात करते हैं कि ये आउटकम्स होते कितने हैं। चलिए इसके बारे में हम लोग अब बात करते हैं कि आउटकम्स होते कितने हैं। मान लेते हैं कि अगर आप एक क्वाइन को टॉस करते हैं, अ क्वाइन इज टॉस्ड, तो टोटल आउटकम कितने आएगा? टोटल आउटकम हेड नहीं तो टेल आएगा, यानी 2 आउटकम आएगा। याद रखिए अ क्वाइन इज टॉस, टोटल आउटकम कितना? 2। अगर आप एक साथ 2 क्वाइन को, 2 क्वाइंस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, चलिए 2 क्वाइन को अगर एक साथ टॉस किया जाए, अब टोटल आउटकम कितना आएगा? टोटल आउटकम, तो ध्यान दीजिए अभी हम 2 क्वाइन को टॉस कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, टोटल आउटकम कितना आएगा? तो एक क्वाइन को टॉस करने पे कितना टोटल आउटकम आया था? तो 2, तो उसको बेस बना दीजिएगा। और आप कितने क्वाइन का यूज करें एक साथ? तो 2, तो उसको पावर बना दीजिएगा। तो 2 टू द पावर 2 मतलब 2 इंटू 2 यानी 4। देख भी सकते हैं हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड, ये 4 आपके पास आ सकता है। थर्ड, अगर हम लोग 3 क्वाइंस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, अगर हम लोग 3 क्वाइन को साइमल्टेनियसली टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम जी, टोटल आउटकम आपके पास आएगा 2 टू द पावर 3। फिर ध्यान दीजिए
एक कॉइन को टॉस करने पे कितना आता है, तो 2, तो उसको बेस बना दीजिए। आप एक साथ कितने कॉइन को यूज कर रहे हैं, तो 3, तो उसका पावर 3 कर दीजिए। 2 टू द पावर 3 का मतलब 8। इसी तरीके से अगर आप 4 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, तो टोटल आउटकम कितना आ जाएगा जी, टोटल आउटकम्स 2 टू द पावर 4। देखिए अब 4 कॉइन्स को हम लोग एक साथ टॉस कर रहे हैं, तो एक में 2 आता है तो बेस 2 हो गया। कितने कॉइन का यूज किया जा रहा है, 4, तो उसका पावर 4 हो गया, यानी 16। इसी तरीके से आप कॉइन से रिलेटेड आउटकम्स अगर आपको फाइंड करना हो तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं एक डाई के बारे में। चलिए, अ डाई इज थ्रोन। अगर हम लोग एक डाई को थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम कितना आएगा जी, टोटल आउटकम देखिए क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल आउटकम आने का चांस क्या है, 6। लेकिन अगर 2 डाइस को एक साथ थ्रो करते हैं, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, अगर हम 2 डाइस को एक साथ थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम फिर याद कीजिए। चलिए, एक डाई को थ्रो करते हैं तो कितना टोटल आउटकम आता है, 6, तो बेस 6 बना दीजिए। आप कितने डाइस का यूज कर रहे हैं, 2, तो उसका पावर 2 कर दीजिए, तो 6 × 6, यानी टोटल आउटकम कितना आ जाएगा जी, 36। इसी तरीके से अगर आप 3 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, तब टोटल आउटकम कितना आएगा जी, टोटल आउटकम आपके पास 6 टू द पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि एक में 6 होता है। एक अगर डाई को थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम 6 होता है, तो 6 उसका बेस बना दीजिए। और आप कितने डाइस का यूज कर रहे हैं, 3, तो उसका पावर 3 कर दीजिए, यानी 6 × 6 × 6 यानी 216। इस तरीके से आप कॉइन से रिलेटेड ऑपरेशन में आउटकम्स फाइंड कर सकते हैं, या डाइस से रिलेटेड ऑपरेशन में आप आउटकम फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कार्ड के बारे में। वेल शफल डेक कार्ड, अच्छी तरीके से मिलाया हुआ कार्ड जो होता है, कार्ड की टोटल संख्या 52 होती है। अगर कलर में उसको डिफाइन किया जाए कलर के अनुसार, तो 2 कलर का होता है, 26 रेड कलर का होता है और 26 कार्ड ब्लैक कलर का, यानी 2 कलर का कार्ड होता है, एक रेड और एक ब्लैक। आइए, कार्ड की संख्या होती है 52। अगर हम इसको कलर के अनुसार डिफाइन करें, इसको अगर डिवाइड करें तो 2 टाइप का होगा, एक रेड कार्ड 26 हो जाएगा, और एक दूसरा जो टाइप होगा कलर वो होगा ब्लैक, और वो भी 26 होगा। देखिए हर रो में वो 52 रहेगा। अब रेड 2 टाइप का होता है, रेड कार्ड 2 तरीके का होता है, एक होता है हार्ट और एक होता है डायमंड। ये भी 13 होते हैं और ये भी 13 होते हैं। ब्लैक भी 2 टाइप का होता है जी, ब्लैक होता है, एक स्पेड होता है और एक होता है क्लब। ठीक है, चलिए, हर्ट इस तरीके से एक हर्ट बना हुआ रहेगा और उसमें रेड कलर रहेगा, तो आप पहचान लीजिएगा। डायमंड इस तरीके से शेप रहता है, दिया हुआ ईंट के जैसा शेप, ठीक है, इसमें रेड कलर रहेगा। स्पेड जो होता है वो उल्टा हार्ट बना हुआ रहेगा और ये ब्लैक कलर में रहेगा और इसमें एक डंटी टाइप का लगा हुआ रहेगा। और क्लब भी ब्लैक कलर का होता है, इस टाइप से कुछ फिगर होते हैं इसके, ये क्लब होता है, ये भी आपके पास ब्लैक कलर में होगा। तो ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13 होगा और ये भी 13। देखिए इस रो में भी अगर देखा जाए तो 13, 13, 13, 13 कितना हुआ, 52 हुआ। आप
होता है सब में एक ही जैसा, कलर और डिजाइन के अनुसार उसे पहचाना जाता है कि हर्ट का है, डायमंड का है, स्पेड का है, क्लब का। सब में 13 कार्ड्स होते हैं। पहला एस होता है, एक पे 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस पे नंबर लिखे हुए रहते हैं तो नंबर से पहचाना जाता है। और जो ड्रॉ फिगर होता है और कलर, उसके अनुसार पहचाना जाता है कि ये किस टाइप का है। 3 ऐसे कार्ड होते हैं जिस पे फेस बना हुआ रहता है, चेहरा बना, जैक, क्वीन और किंग। अगर हम बात करें जैक को तो हिंदी में इसे गुलाम कहा जाता है, क्वीन मतलब रानी और किंग मतलब राजा बोलिए, बादशाह बोलिए। इसी तरीके से इसमें भी होगा एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और जैक होगा, क्वीन और किंग। इसमें भी सेम एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैक, क्वीन और किंग होता है। उसी तरीके से इसमें भी सेम होगा एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैक, क्वीन और किंग। चलिए, तो फेस कार्ड, टोटल कार्ड में फेस कार्ड कितना हो गया? तो 3 यहाँ पे हो गया, 3 यहाँ पे हो गया, 3 यहाँ पे भी हो गया और 3 इस टाइप का भी हो गया। यानी टोटल फेस कार्ड अगर आपसे पूछा जाए, टोटल फेस कार्ड, तो आपके पास 12 फेस कार्ड हो गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। देखिए, सब में कार्ड एक ही जैसा होता है, केवल डिजाइन और कलर के अनुसार उसे अलग अलग पहचाना जाता है। क्लियर? तो ये कार्ड के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ चुके हैं, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। सबसे पहले हम लोग इवेंट की बात करते हैं, उसके बाद ये इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है, आइए। इवेंट, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें जो रिजल्ट आता है उसे इवेंट या आउटकम के नाम से जानते हैं। यानी तो ये इवेंट तो पता हो गया कि कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें जो वेल डिफाइंड आउटकम्स आएंगे, जो रिजल्ट आएंगे, उसे हम लोग इवेंट कहेंगे। ये इक्वली लाइकली इवेंट कब होगा, इंपॉर्टेंट है, समझिए। इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब है जब आप मान लेते हैं कि एक डाई को थ्रो करते हैं तो जितना 1 आने का चांस है उतना ही 2 आने का चांस है, 3 आने का, 4 आने का, 5 आने का या 6 आने का चांस है। तो वो कैसा एक्सपेरिमेंट हो गया जी? इक्वली लाइकली हो गया उसमें। यानी ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें सभी के आने का चांस सेम रहे। जैसे मान लेते हैं, एक और एग्जांपल से समझिए। जैसे ये बॉक्स है, इसमें 10 रेड बॉल है, 10 ग्रीन बॉल है और 10 ब्लैक बॉल है। तो जितना, अगर इसको सबको अच्छा से मिला दिया जाए और रैंडमली, बिना देखे हुए रैंडमली अगर पिक आउट किया जाए, इसमें से चूज किया जाए, तो जितना रेड आने का चांस है उतना ही ग्रीन आने का भी चांस है और उतना ही ब्लैक आने का भी चांस है। तो ये कैसा इवेंट हुआ? इक्वली लाइकली इवेंट, क्योंकि रेड आने का भी प्रोबेबिलिटी, ग्रीन आने का भी प्रोबेबिलिटी और ब्लैक आने का भी प्रोबेबिलिटी सेम होगा। अब देख सकते हैं टोटल आउटकम इसमें 30 है। ग्रीन आने का भी चांस कितना है जी? रेड आने का भी चांस और ब्लैक आने का भी चांस कितना है? तो तीनों का प्रोबेबिलिटी आपके पास सेम होगा, तो इसे हम लोग इक्वली लाइकली। अब इसी में कर क्या दिया जाए कि ये बॉक्स है, इसमें 20 रेड कर दिया जाए, 15 ग्रीन कर दिया जाए और 10 ब्लैक कर दिया जाए। चलिए, अब इस बॉक्स में कितने बॉल हैं टोटल? तो 20, 10, 30, 45। टोटल बॉल कितने हो गए जी? टोटल बॉल हो गया 45। अब देखिए, इसमें रेड आने का चांस ज़्यादा है,
दूसरा नंबर पे ग्रीन आने का चांस है और सबसे कम चांस किसका है, तो ब्लैक आने का चांस है। तो ये जो इवेंट हुआ वो इक्वली लाइकली इवेंट नहीं हुआ। जैसे एक डाइस है, एक डाई है और उस डाई में 3 फेस पे 1 लिख दीजिए, फिर एक फेस पे 2 लिख दीजिए तो 4 फेस हो गया, 5वां फेस पे 3 लिख दीजिए और 6ठा फेस पे 4 लिख दीजिए। अब बताइए ये जो डाई है इसमें 1 आने का चांस ज़्यादा हो गया कि नहीं, यानी 1 का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो गया 2, 3 के हिसाब से। तो यहाँ पे ये इक्वली लाइकली इवेंट हुआ? नो सर, एक तो इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है। एक और क्वेश्चन और एक एग्जांपल समझिए। देखिए ये बॉक्स है, इसमें रेड 10 रखा हुआ है, रेड बॉल, ब्लैक बॉल भी 10 रखा हुआ है और ग्रीन बॉल जो है वो 15 रखा हुआ है। आइए, क्या इसमें सबका आने का चांस एक जैसा है? नहीं सर, ग्रीन आने का चांस ज़्यादा है, ब्लैक और रेड आने, ये दोनों आने का चांस सेम है। अगर हम बात करते हैं रेड और ब्लैक का तो वो इक्वली लाइकली है, क्योंकि रेड आने का भी चांस कितना है जी, 10/35 है और ब्लैक आने का भी चांस कितना है, 10/35 है। लेकिन ग्रीन आने का चांस क्या है, 15/35 है। तो अगर रेड और ब्लैक के बारे में पूछा जाए तो वो इक्वली लाइकली है, लेकिन अगर ये पूरा होल का पूछा जाए, पूरा कंप्लीट का पूछा जाए कि रेड, ब्लैक और ग्रीन क्या ये इक्वली लाइकली इवेंट है, तो आपका आंसर आएगा कि नो, इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन, ये ऑल ओवर देखा जाए तो ग्रीन का आने का चांस ज़्यादा है रेड और ब्लैक से। तो जब चांस अगर इक्वली होगा यानी प्रोबेबिलिटी सबका इक्वली होगा तो उसे हम इक्वली लाइकली कहेंगे। अगर प्रोबेबिलिटी अलग अलग होगा तो उसे इक्वली लाइकली इवेंट नहीं कहेंगे। क्लियर? इक्वली लाइकली, आशा करते हैं कि आपको इक्वली लाइकली इवेंट समझ में आ गया होगा। यानी अगर जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए सब में अगर जितने भी इवेंट हैं, अगर प्रोबेबिलिटी आने का चांस सेम हुआ, इक्वल हुआ, तो वो इक्वली लाइकली कहलाएगा। जैसे एक आप कॉइन को टॉस करते हैं तो जितना हेड आने का चांस है उतना ही टेल आने का चांस है, तो वो इक्वली लाइकली हो गया। क्लियर? अब आइए नेक्स्ट, हम लोग मान लेते हैं कि एक बॉक्स में सिर्फ व्हाइट कलर का बॉल रखा हुआ है। किस कलर का? व्हाइट। तो व्हाइट आने का चांस आप क्या बताइएगा? बोलिएगा कि 100% श्योर इवेंट है, ये व्हाइट आएगा ही, केवल व्हाइट रखा हुआ है। तो 100% को थोड़ा फ्रैक्शन में बदलिए तो 100/100 मतलब 1, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 1 होगा। अब आइए, इसमें केवल व्हाइट रखा हुआ है और हम पूछे कि ग्रीन आने का चांस, तो आप बताइए 0, कुछ चांस नहीं है, ग्रीन बॉल ही नहीं है तो आएगा कैसे? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा जी? 0 होगा। तो इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट 1 होता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट क्या होगा? 0। देखिए प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकता है जब इम्पॉसिबल रहे, 0 से बड़ा भी हो सकता है प्रोबेबिलिटी, और 1 तक हो सकता है या 1 से छोटा, यानी 0 से 1 तक प्रोबेबिलिटी की आंसर आ सकती है। अगर 0 से छोटा आ रहा है तो समझिए कि आपका बनाया हुआ क्वेश्चन गलत है, या 1 से बड़ा आपका आंसर आ रहा है तो भी समझिए कि प्रोबेबिलिटी जो आपने फाइंड किया है वो गलत है। जब भी प्रोबेबिलिटी आंसर आ सकता है, या तो 0 आ सकता है सबसे कम में देखा जाए, और सबसे ज़्यादा में देखा जाए तो 1 तक आ सकता है, 1 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर श्योर इवेंट होगा तो वो 1 आएगा, अगर इम्पॉसिबल इवेंट होगा तो वो 0 होगा। क्लियर? प्रोबेबिलिटी की जो फार्मूला होती है, जो हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th में, जो यूज करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। चलिए अब एक बात पे और ध्यान दीजिए, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ
अगर जीतने का चांस आपसे पूछ दिया जाए कि आपका 80% है, मान लेते हैं कि जीतने का चांस 80% है, तो आप हारने का चांस बड़ा आसानी से बता सकते हैं 20%। तो इसका मतलब हुआ कि जीतने का चांस और हारने का चांस यानी 80 और 20 को जोड़ दिया जाए तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा? 100%। 80% आपका जीतने का चांस है, 20% आपका हारने का चांस है, दोनों को जोड़ दीजिए तो 100%। 100% का मतलब एक यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग इवेंट ई इज 1। अगर आपको कोई भी दोनों में से एक मालूम है और दूसरा निकालना है तो मान लेते हैं कि ये मालूम है, हारने का चांस अगर मालूम है तो जीतने का कैसे निकालेगा? 1 माइनस पी नॉट ई करके। या आपके पास ये मालूम है होने का चांस, जीतने का चांस मालूम है, हारने का निकालना है नॉट ई, तो आप एक और यूज कर सकते हो 1 माइनस पी ई। क्लियर? चलिए।